हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रवि सैनी। तो आज जो हम सेक्शन डील करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल। प्रीवियस सेक्शन में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डील किए थे, जिसमें हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो था वो तो था रीनल कॉर्पस और मेल्पिगन बॉडी। जो दूसरा सेगमेंट था उसको हमने रीनल ट्यूब्यूल बोला है ना। और उसमें भी फर्दर तीन सेगमेंट थे, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो आज जो हम इन तीनों सेगमेंट्स के स्पेसिफिक फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि आगे जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, उसको समझने से पहले हमें इन तीनों सेगमेंट्स के स्पेसिफिक फंक्शंस पता होने चाहिए। नाउ PCT reabsorbs most of the nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water. Simple cuboidal brush border epithelium of PCT increases surface area for reabsorption. हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि जो ग्लोबल फिल्टरेशन था उसका ऑलमोस्ट 99% जो पार्ट था वो रीअब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ पे 70 to 80% जो पार्ट है वो पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बिकॉज पीसीटी में जो सेल्स हैं दे हैव क्यूबॉइडल, दे आर इन क्यूबॉइडल शेप्ड और दे हैव ब्रश बॉर्डर। तो इससे सरफेस एरिया काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जो कि रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर इस इमेज में हम इस सेगमेंट को देखें तो ये जो पीसीटी का सेगमेंट है, यहाँ पे वाटर और सॉल्ट्स दोनों ही पीसीटी की मेम्ब्रेन से परमिएबल है। तो जो फिल्टर रेट है उसकी ऑस्मोलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट जब ये फिल्टर रेट डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो जो डिसेंडिंग लिम्ब की जो मेम्ब्रेन है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है। तो वाटर जो है वो जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसकी ल्यूमेन से जो है इंटरस्टिशियम की तरफ शिफ्ट होगा। दिस पोर्शन इज इंटरस्टिशियम। और जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे जो फिल्टर रेट है उसमें से सॉल्ट्स जो हैं वो असेंडिंग लिम्ब की ल्यूमेन से इंटरस्टिशियम की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जो डिसेंडिंग सेगमेंट है और असेंडिंग सेगमेंट है लूप ऑफ हेनले के, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस हुआ? जो डिसेंडिंग सेगमेंट है वो वाटर के लिए परमिएबल है और जो असेंडिंग सेगमेंट है वो सॉल्ट्स के लिए परमिएबल है। बिकॉज जो डिसेंडिंग सेगमेंट है वहाँ पे बहुत सारे एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं। वो चैनल्स जो है वो वाटर के लिए परमिएबल होते हैं। बट जो असेंडिंग सेगमेंट है वहाँ पे वेरियस सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, जिनको हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी बोलते हैं, और वो सॉल्ट्स के लिए परमिएबल होते हैं। तो जो फिल्टरेट जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब की तरफ शिफ्ट होगा, तो असेंडिंग लिम्ब में कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका डिक्रीज होगा और जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। So, loop of Henle maintains high osmolarity of medullary interstitium. Descending limb is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate. क्योंकि यहाँ पे एक्वापोरिन चैनल है, सोडियम पोटेशियम चैनल्स काफ़ी कम है, इसलिए वाटर का जो मूवमेंट है वो ल्यूमेन से इंटरस्टिशियम की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए जो फिल्टरेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। On the other hand, जो ascending limb है, in ascending limb minimum reabsorption occur because it is impermeable to water but allows transport of electrolytes, so filtrate get diluted। क्योंकि जो ascending limb है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल ज़्यादा होते हैं और सोडियम जो सॉल्ट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है इंटरस्टिशियम में, तो जो फिल्टरेट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। Now the third segment is distal convoluted tubule। DCT जो सेक्शन है यहाँ पे वाटर और जो सॉल्ट्स हैं वो तभी परमिएबल होते हैं जब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिकॉज यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस में होती है। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है तो वो वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्प्शन में
हेल्प करता है। जो कलेक्टिंग डक्ट का लोअर पोर्शन है वो यूरिया के लिए परमिएबल होता है। यहाँ से यूरिया रीअब्जॉर्ब होके लूप ऑफ हेनले के लोअर पोर्शन में जाती है। तो यूरिया जो है वो आयनिक बैलेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। जब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो हमें जो वाटर है और सॉल्ट है उनको बॉडी में रीअब्जॉर्ब करना है। तो जो एंटीडायरेक्ट हार्मोन है और वेसोप्रेसिन है उसके इन्फ्लुएंस में आके यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला। इट रीअब्जॉर्ब्स large amount of water to concentrate urine. It allows passage of small amount of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity. तो ये वाला पोर्शन है कलेक्टिंग डक्ट का, इट इज परमिएबल टू यूरिया, जो कि ऑस्मोलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो अपर पोर्शन है वो वाटर के लिए परमिएबल है, जो कि वेसोप्रेसिन या एडीएच के इन्फ्लुएंस में काम करता है। इस इमेज में हम तीनों सेगमेंट्स इजीली विजिबल कर पा रहे हैं और तीनों के फंक्शंस इजीली इसमें क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है उसमें कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज सॉल्ट्स और वाटर दोनों के लिए जो मेम्ब्रेन था वो परमिएबल था पीसीटी का। जो डिसेंडिंग सेगमेंट था ये सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल था, बिकॉज यहाँ पे एक्वापोरिन चैनल ज़्यादा थे। जो असेंडिंग सेगमेंट है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल ज़्यादा थे, दैट्स वाई सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। और जो डीसीटी सेगमेंट है इट इज़ अंडर द कंडीशनल इन्फ्लुएंस ऑफ वेसोप्रेसिन और एडीएच हार्मोन। और जो कलेक्टिंग डक्ट इट इज़ ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटीडायरेक्ट हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन। जो लोअर सेगमेंट है ये सिर्फ यूरिया के लिए परमिएबल होता है, जो कि आयनिक बैलेंस में हेल्प करता है। इन दिस इमेज this red colored portion is impermeable to urea and this green colored portion is permeable to urea. तो यूरिया जो है वो जो कलेक्टिंग डक्ट का लोअर पोर्शन है वहां से शिफ्ट होके लूप ऑफ हेनले के इस लोअर पोर्शन की तरफ आता है। तो ये आयनिक बैलेंस में हेल्प करता है।